साथियों, अभी हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बयान जारी किया, जिसको देश के समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। उनका बयान था कि अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो आज भारत का किसान आंदोलनरत न होता। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद राकेश टिकैत की इस बात से सहमत हूं कि वाकई अगर भारत में विपक्ष मजबूत होता तो आज भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का छात्र, भारत का अधिवक्ता, भारत का चिकित्सक और आम जनमानस अपने हक अधिकारों की खातिर आंदोलन न करता। उनकी समस्याओं का समाधान पार्लियामेंट के अंदर ही विपक्ष मजबूती से उठाकर वहीं पर करा देता। लेकिन चूंकि विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए सरकार मनमानी कर रही है। वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, अनुच्छेद 370 हो, नागरिकता संशोधन कानून हो या किसान के विरुद्ध लाए गए 3 कृषि कानून और दूसरे निजीकरण या आरक्षण समाप्ति के मुद्दे हों, उन सब पर सरकार अपनी मनमर्जी ना करती अगर विपक्ष मजबूत होता। लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कहना चाहूँगा कि राकेश टिकैत जी, क्या आपने इस बात पर गंभीरतापूर्वक कभी विचार मंथन किया है कि आखिर भारत में विपक्ष कमजोर क्यों है, विपक्ष मजबूत क्यों नहीं है? विपक्ष कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण राकेश टिकैत ही है या राकेश टिकैत के समर्थक हैं। ऐसा क्यों? राकेश टिकैत जी को इस बात का पता होना चाहिए कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा सरकार है, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके या दंगों के माध्यम से यहाँ पर सत्ता का खेल खेलती है। जैसे जैसे दंगे होते हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक दलों के प्रति लोगों में ध्रुवीकरण होता है और जो सेकुलर और समाजवाद का झंडा उठाए लोग हैं वो कमजोर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप राकेश टिकैत जी पूरे भारत के राजनीतिक सिस्टम पर को उठाकर देखेंगे, पूरे देश में कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। ना पंजाब में होते, ना असम में होते, ना उत्तराखंड में होते, यानी देश के किसी भी हिस्से में नहीं होते। कुछ दंगे होते हैं जैसे गुजरात में हुआ, असम में हुआ या पिछले दिनों दिल्ली के अंदर हुआ। ये प्रायोजित दंगे होते हैं, इनमें सरकारों का कहीं ना कहीं हाथ होता है। लेकिन जो सांप्रदायिक वैसे बड़े दंगे होते हैं वो देश के सिर्फ एक ही हिस्से में होते हैं और वो होते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो जाट बेल्ट है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसको काउ बेल्ट के नाम से भी लोग जानते हैं, यहाँ पर वो दंगे कराए जाते हैं। यहाँ पर भी दंगों की एक मुख्य विशेषता आप लोगों ने देखी होगी कि कभी मुसलमानों का दंगा ब्राह्मणों के साथ नहीं होता, मुसलमानों का दंगा या झगड़ा वो वैसे अग्रवाल समाज के साथ नहीं होता और मुसलमान का झगड़ा कभी इस बेल्ट में ठाकुरों के साथ नहीं होता। 1984 में जब मान्यवर काशी राम ने बुरखा और खुरपा का कंसेप्ट दिया और बहुजन का कंसेप्ट दिया, उसके बाद पूरे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी मुसलमानों के साथ कोई झगड़ा नहीं होता। मुसलमानों के साथ सिर्फ 2 ही संप्रदाय के लोग लड़ते हैं, एक हमारे जाट बंधु और दूसरे हमारे गुज्जर। और कमाल की बात ये देखिए कि जाट गुज्जर यानी SC ST OBC माइनॉरिटीज जो भारत का मूल निवासी है, उनका और मुसलमानों का DNA एक है। ये आपस में भाई भाई हैं। जाट, गुज्जर, सैनी, साके, मौर्य, SC ST, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये मुसलमानों के भाई हैं, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरब से भारत में आया है, मुसलमान सऊदी अरब से नहीं आया। मुसलमान इन्हीं SC ST OBC यानी बहुजन समाज का कन्वर्टेड हिस्सा है, धर्म परिवर्तित है।
यहाँ पर अपने ही भाई अपने लोगों के साथ लड़ते हैं, और जब ये दोनों भाई आपस में लड़ते हैं तो इनको कुछ नहीं मिलता। एक दंगे का शिकार बनता है और दूसरा एक रणनीति के तहत मुकदमेबाजी में उलझाकर उसको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। यानी नुकसान दोनों भाइयों का है। शासक वर्ग तमाशा देखता है, आदेश निर्देश देता है। लड़ता मरता कौन है? जो हम डीएनए के भाई हैं, जो हम भारत के मूल निवासी हैं, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, मुसलमान हो, हम आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत सारे दंगों का यहाँ पर देखा है कि मुसलमान तो छित पिट कर घर बैठ गया, मुकदमे लग गए, लेकिन जाट और गुज्जर के जो नौजवान लड़के हैं, जिनकी पढ़ने की उम्र है या जो अलग अलग सेक्टरों में जाकर अच्छी नौकरियां करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, वो लोग भी मुकदमों में वांछित कर दिए जाते हैं। उनका कैरेक्टर तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। और जब कहीं वो अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को यह कहकर रोक दिया जाता है कि आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप दंगे में वांछित हैं, आप पर फला फला धाराओं के तहत मुकदमे लड़े हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी, अगर आप जैसे काबिल, आप जैसे बहादुर लोग एक सामाजिक आंदोलन चलाते और सामाजिक आंदोलन चलाकर आप अपने गौरवशाली इतिहास को लोगों के बीच जाकर बताते, या गुज्जर समाज के लोग अपने गौरवशाली इतिहास को लोगों को बताते और मुसलमानों के बीच जाते और उनको कहते कि तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं कि भारत में सांप्रदायिक दंगे न होते, और जब सांप्रदायिक दंगे न होते तो वो लोग सत्ता का हिस्सा कतई न बनते, जो किसानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की खातिर 3-3 काले कृषि कानून लेकर आए हैं। और पिछले 60-65 दिनों से 70 दिनों से जो किसान सर्द रातों के बीच खुले आसमान के नीचे सड़क पर पड़ा है, उसको वहां पर आंदोलन करने की नौबत ना आती। आप अगर अपना गौरवशाली इतिहास सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह या जो हमारे और महापुरुष रहे हैं, उनका गौरवशाली इतिहास जाकर आप हम लोगों को गले से लगाते और हमसे कहते कि तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हो हैं, तो निश्चित रूप से ये दंगे ना होते। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे ना होते तो उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना होता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आती, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आती तो आज किसानों को 65-70 दिनों से खुले आसमान के नीचे अपने हक अधिकारों के लिए देश को बचाने की खातिर, देश की गरीब आवाम को बचाने की खातिर, चंद पूंजीपतियों से अपने पुरखों की जमीन को बचाने की खातिर आज इतना कड़ा आंदोलन न करना पड़ता कि जिसके लिए उनको लाल किले या दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। और सरकार ने उन लोगों को आतंकवादी और देशद्रोही कहकर संबोधित किया और उनको आंदोलन जीवी जैसे शब्दों से संबोधित किया। क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस देश में एक इस तरह का माहौल बनाकर रख दिया गया है कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो उनको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, उनको अफगानिस्तान से जोड़ दिया जाता है, कई तरह के आतंकवादी संगठनों से उनके नाम जोड़कर उनको अपमानित किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको लग थलग किया जाता है और उनको एक अछूत बनाने का कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। और आप उस पर खुश होते हैं, कभी आप उसका विरोध नहीं करते कि हमारे डीएनए के भाई के खिलाफ इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही है। अगर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं तो उनको नक्सलवादी कह दिया जाता है, और अगर सिख समाज के लोग अपने हक अधिकारों की खातिर आवाज बुलंद करते हैं तो उनके ऊपर खालिस्तानी का ठप्पा लगा दिया जाता है। और इसी तरह जब जाट और गुज्जर, जिनका गौरवशाली इतिहास भारत में रहा है, जिनके नौजवान सरहदों पर
पढ़कर देश की सेवा कर रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। वहां कोई अडानी अंबानी की औलाद सरहदों पर अपनी जान नहीं दे रही, वहां सब यही किसानों के जाट गुज्जर SC ST OBC के लोग पड़े हैं। आज इन लोगों को भी उन्होंने देशद्रोही और आतंकवादी कहकर संबोधित किया है और पूरे देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि वास्तव में किसान और जाट गुज्जर ये सब देशद्रोही हैं। टिकैत जी, अगर आप ईमानदारी के साथ जब मुसलमानों को आतंकवादी कहकर संबोधित किया जा रहा था, इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए, भाईचारे का सबूत देते हुए आप अगर मैदान में आते और कहते कि नहीं ये हमारे भाई हैं, इनको आतंकवादी कहना गलत है, जो गुनाह करेगा सिर्फ सजा उसे मिलेगी, बेगुनाहों को सजा नहीं मिलेगी, तो निश्चित रूप से आज आपको अपनी आंखों से आंसू निकालने की जरूरत ना पड़ती। आज आपके ऊपर देशद्रोही का ठप्पा ना लगता, आज आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा न लगता। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर देश में विपक्ष कमजोर ना होता तो आज भारत का किसान आंदोलन न करता होता। अगर आप इन सब चीजों से बचना है तो आप जब हम पर जुल्म हो तो आपको इसी तरह डटकर इंसानियत के तकाजे के साथ आपको मैदान में आना होगा और जो बहुजन है भारत के, उनके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। और साथ ही आप लोगों से दरखास्त कि अगर आपने तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप अभी इसी वक्त तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।